गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 22 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ ये त्यौहार आपके लिए बहुत ही खुशहाली लेकर आएगा। दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सीधा टेलीग्राम चैनल पर इकोनॉमिक सीजी को टाइप करके भी उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो है इंडिया 80 जो इंडियंस है वो तालिबान से वहाँ से कैप्चर कर लिए गए हैं। यानी बहुत सारे लोग अभी वहाँ फंसे हुए थे, उसमें से 80 अभी कैप्चर कर लिए गए। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करें क्योंकि ये न्यूज़ तो हर दिन आपको सुनने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम आगे चले यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो दे रखा है कि अभी जो कल रेनफॉल हुई है उसके अंदर दिल्ली के अंदर जो है 138.8 की रेनफॉल हुई, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पर कई जगहों पर पानी भर गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इतना मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम लोगों ने रेनफॉल को लेकर अभी तक ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं बनाया कि जब बरसात होती है तो उसमें पहली बरसात में ही इतना ज़्यादा पानी भर जाता है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो कि हमने बेसिकली रेनफॉल के लिए बनाए हुए हैं, जिससे रोडों पर पानी ना भरे। जैसे अगर हम बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव के अंदर भी कहा जाता है कि गुड़गांव वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, लेकिन वहाँ भी वाटर के मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर चीज़ें नहीं रखी जाती हैं। क्यों नहीं रखी जाती, या रखी भी जाती तो फेल हो जाती है, उनके पीछे क्या क्या रीज़न है और कौन कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जो चलाए जाते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर, तो वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आप इन फोटोग्राफ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब दिल्ली की ये दशा है तो आप बाकियों से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। जब भारत की राजधानी का ये हाल हो रहा है कि पहली बारिश के अंदर इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर भर गया है, तो बाकी जगहों पर तो खैर उम्मीद ही नहीं कर सकते हम। इसके बाद अगर हम आगे यहाँ पर चलें, तो इस वाले पेज पर भी आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद थोड़ा लोकल न्यूज़ है, इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर रहा यहाँ पर। इस वाले पेज पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर इस वाले आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना। लिखा है आ बैटरी पावर्ड बाय ह्यूमन स्वेट। यहाँ पर क्या है, इंडियन साइंटिस्ट जो कि काम कर रहे हैं सिंगापुर में, मैं बात करूँ सिंगापुर की, वहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी बहुत बड़ी इन्वेंशन की है, जैसे कहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि मतलब कुछ ऐसा डेवलपमेंट करो जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ये उन्हीं में से एक है। जैसे आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है कि आपने देखा होगा, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था कि डिस्कॉम नाम की कंपनियाँ होती है, ट्रांसिक नाम की कंपनियाँ होती हैं, जेनको नाम की कंपनियाँ होती हैं। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट को जनरेट करना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को बनाई जा सके। तो उसमें कई सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। इनसे जब बिजली बनाई जाती है, खासतौर पे मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रो पावर प्लांट की, इसमें कोयले को जला के बिजली बनाई जाती है। तो ऐसे में जो पॉल्यूशन लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। माना कि हमें बिजली मिल रही है, लेकिन पॉल्यूशन लेवल भी उसके अकॉर्डिंगली क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो ऐसे में हमें एक ऐसी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, या ऐसे बिजली उत्पादन की हमें ज़रूरत है जो कि हमारी इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। जिसमें आप जानते हो आजकल सोलर पैनल यूज़ किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी वाले रिक्शा यूज़ किए जा रहे हैं, जिससे कि जो पोल्यूशन लेवल है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो क्या है, सिंगापुर में हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है, एक ऐसी बैटरी बनाई है जो कि ह्यूमन स्वेट से चलेगी। मतलब ये जैसे आप अपने ब्रेस्ट पे यानी कलाई पे आप घड़ी बांधते हैं, जब गर्मियों के टाइम स्वेट निकलता है तो उस घड़ी का पट्टा जो है वो ख़राब हो जाता है। कुछ ऐसी घड़ी उन्होंने बनाई है कि वो आपकी स्वेट को एब्जॉर्व करेगी और उससे जो बैटरी है वो चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। माना अभी ये छोटे लेवल पे काम चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पर इसमें कई सारे इंप्रूवमेंट करके इसको एक बड़े लेवल पर ले जाया जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं सस्टेन डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। तो आप ये फोटोग्राफ देख सकते हैं किस तरह से इंडियन स्टूडेंट जो है वो सिंगापुर में जो है इस टेक्नोलॉजी पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे चलें, तो यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं पिछले 15-20 दिनों से हम लोग तालिबान और अफ़गानिस्तान वाली न्यूज़ को कुछ ज़्यादा ही कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अब यहाँ पर बात क्या आ रही है कि आप जानते हैं जैसे अफ़गानिस्तान की बाउंड्री शेयर करने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी कई ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो एक्टिव ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्होंने कई सारी टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी की हुई है। उनमें से कुछ नाम हैं, जैसे कि अगर हम बात करें लश्कर ए तैयबा और हम बात करें जैश ए मोहम्मद। तो ये दो ग्रुप ऐसे एक्टिव ग्रुप है पाकिस्तान के, जिनको अफ़गानिस्तान में तालिबान के कैप्चर हो जाने पर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना कि उनके जो शक्ति है वो बढ़ गई है। बिल्कुल सही कहा। तो पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं,
जब से तालिबान ने कैप्चर किया है तब से पाकिस्तान के उन ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी आ गई है कि हाँ अब हमारे साथ हमारा दोस्त भी बिल्कुल हमारी जैसा है। तो अब इससे इंडिया को डरने वाली बात यह है कि इंडिया के अंदर जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर ये इशू देखने को मिलेगा कि वहाँ पर टेररिज्म जो है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी। और इसमें फ़ायदा कौन उठाएगा? चाइना उठाएगा, क्योंकि तालिबान के यहाँ पर टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान में भी टेररिस्ट है। आपको मैंने भी बताया कि जैसे वहाँ पर लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद है। अब इन लोगों को वेपन्स की जब ज़रूरत होगी तो वो किससे खरीदेंगे? खासतौर पे फ्रांस से खरीदेंगे या फिर ये लोग चाइना से खरीदेंगे। अब फ्रांस इनको बेचेगा नहीं, क्योंकि उन्हें पता है ये टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। चाइना को फ़र्क पड़ता नहीं, तो चाइना के लिए एक मार्केटिंग चैनल मिल गया उसे। भारत एक मार्केट है, उसके अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी होंगी, टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए बम बारूद चाहिए, कौन बेचेगा? चाइना बेचेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम पूरी तरीके से फंसे पड़े हैं। अगर हम राइट साइड पे देखें तो चाइना हमारे पास है, लेफ्ट साइड में देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमारे पास है। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया पर उसका इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये न्यूज़ थी। इसके बाद अगर हम इसमें आगे चलें तो यहाँ पर एक वैक्सीन आई है, मैंने आपको कल की न्यूज़ में भी बताई थी। जायडस नाम की एक वैक्सीन आई है जो बेसिकली 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए बनाई गई है। आप जानते हैं अभी तक हमने 18 साल से नीचे वाले किसी भी बच्चे को वैक्सीनेट नहीं किया। उसके पीछे रीज़न ये था, गवर्नमेंट का ये कहना था क्योंकि जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर वैक्सीन हो सकता है नेगेटिव असर करे, तो जब तक इस पर प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर ट्रायल्स नहीं हो जाएंगे तब तक हम वैक्सीनेशन को जो है वो इमरजेंसी ऑथराइजेशन की मंजूरी नहीं देंगे। बट यहाँ पर तकरीबन हमने 28,000 वॉलंटियर्स पर इसका पूरा रिसर्च किया और ये पाया कि इसकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो 66% है, और इस वैक्सीन का नाम है जायडस। तो आने वाले टाइम के अंदर जो जायडस है, हो सकता है एंड ऑफ सितंबर तक इसको इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल जाए और इसको जो है पूरी तरीके से जो है हम अपने इंडिया में 12 साल से 18 साल के बच्चों पर इसका ट्रायल कर सकें। और इसकी एफिशिएंसी लेवल कितना है? 66% है। तो देखते हैं आगे चल के इसमें इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर आपको एक अच्छी न्यूज़, एक अच्छा आर्टिकल देखने को मिला, मेकर्स ऑफ मधुर मैट्स विन। अब यहाँ पर क्या है, देखो आपको मैं पहले एक बात बताता हूँ। हमारे यहाँ पर जो पुरानी कलाएं हैं जिनके नाम से भारत को जाना जाता था, आप जानते हो जब एंशियंट इंडिया के बारे में या एंशियंट हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ते हो तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पर ये बात बोली गई है कि भारत में जो एक लिपि होती है, ठीक है, जिससे लिखा जाता है, स्क्रिप्चुअल चीज़ें होती है, पत्थरों पर लिखने का या पत्थरों से डिज़ाइन बनाने का, पत्थरों से मूर्ति बनाने का, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का, ये कंसेप्ट बहुत ही पुराना कंसेप्ट है जिसके लिए इंडिया वर्ल्ड वाइड फेमस है। यानी मैं बात कर रहा हूँ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की, यानी इंडिया हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और इसकी जो प्रोडक्ट हैं वो वर्ल्ड वाइड बिकते हैं, मतलब एक्सपोर्ट भी होता है और लोग जो टूरिज्म के लिए इंडिया में आते हैं वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ज़रूर खरीद के जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कला है कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हम बहुत अच्छा बना लेते हैं। तो इसी चीज़ को आगे प्रमोट करने के लिए आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल की जो 2 लेडीज़ आपके सामने नज़र आ रही है, जिनका नाम है गौरी रानी राजा और दूसरी का नाम है गौरी बालादास। ये दोनों लेडीज़ ने क्या किया हुआ है, ये चटाई बनाती है, मैट्स होती है ना, आपने देखा होगा पहले टाइम पर, आजकल तो प्लास्टिक की मैट चलती है बट पहले क्या होती थी, मैट चलती थी जैसे आपकी झाड़ू की सीख होती है उस टाइप की जो होती थी, उससे मैट बनाई जाती थी और आज भी बनाई जाती है। बस ये कि हम लोग उसे कम खरीदते हैं, बाकी बहुत से लोग उसे उसी को खरीदते हैं। तो ये जो मैट्स बनाई जाती हैं, ये मैट्स पूरे हाथों से बनती है, मतलब इसमें मशीन का मतलब कह सकते हो कि एक निडल का भी यूज़ नहीं किया जाता, इसको पूरी तरह से हैंडीक्राफ्ट वर्क की तरह से किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट है उसको इनिशिएट कर रहे हैं ये लोग। तो इस बात को लेकर इनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इनको 6 अगस्त 2021 के अंदर एक हैंडीक्राफ्ट अवार्ड होता है, उससे नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड से इनको रिकॉग्नाइज़ किया गया था और ऐसी लोगों को बोला गया था कि अगर आप लोग भी करोगे तो आपको भी ये अवार्ड मिला। बेसिकली अवार्ड देने के पीछे का रीज़न ये नहीं है कि हम उनको उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं उनके काम से, बल्कि उनके उस काम से प्रेरित हैं जो कि हमारे भारत की जो पहचान है उसको प्रमोट करने के लिए आ रही है। क्योंकि आज मॉडर्नाइज युग के अंदर आप सारी प्रोडक्ट मशीनरी बनाए हुए खरीद रहे हो, आपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाने बिल्कुल ही खत्म कर दी या उनको खरीदना भी खत्म कर दिया। इसीलिए मुझे याद है 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उस टाइम उन्होंने क्या बोला था कि अगर हमें हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को बचाना है या उनकी सेल को बढ़ाना है तो हर इंसान 1 साल में सिर्फ एक बार कोई ना कोई खादी प्रोडक्ट खरीदे, सिर्फ एक बार। मतलब 135 करोड़ की आबादी, अगर साल में एक बार भी आप खरीदोगे तो इनके जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इनको बनाने का काम करते हैं, जो छोटे छोटे एमएसएमई वाले लोग हैं, तो इनको प्रमोशन मिलेगा कि हाँ ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं मार्केट में बिक रहा है, इसकी डिमांड हो रही है। खाली टूरिस्ट लोग आके डिमांड करेंगे उतने से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए साल में एक बार आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, अगर मौका मिले तो 1 साल में एक बार कोई ना कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बाय कर लिया करो। इससे आपके घर में भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट आ जाएगा और जो लोग इनको बना रहे हैं उनको एक रोज़गार मिल जाएगा। क्योंकि
क्योंकि देखा जा रहा है कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन आ रहा है। मतलब जो पहले प्रोडक्ट बिकते थे हैंडीक्राफ्ट के, अब उतने नहीं बिक पा रहे। रीज़न मॉडर्नाइजेशन आ गया, हमें आधुनिकरण वाली चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो इसी बात को प्रमोट करने के लिए वेस्ट बंगाल की इन दोनों लेडीज़ को क्या दिया गया है, नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर काबुल के अंदर एक नई गवर्नमेंट बनाने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर एक हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, मतलब काफ़ी टाइम बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ चाइना पाकिस्तान की साइड से आई है। वो क्या कि चाइना जो पाकिस्तान में जो चाइना का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान वालों ने उन प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया। मुझे नहीं पता वो क्या रीज़न है, ना इस एडिटोरियल में पूरी कहीं जगह पर दे रखा है, बट एक सूत्रों से खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने चाइना के उस प्रोजेक्ट को वहाँ पर बंद करवा दिया है। देखो, चाइना और पाकिस्तान के बीच में अगर लड़ाई होती है तो इसका फ़ायदा इंडिया को मिलेगा ही मिलेगा। रीज़न क्योंकि ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो ये इंडिया वालों के लिए दिक्कत करेंगे, क्योंकि चाइना प्रोडक्ट अपना माल बेचेगा टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और टेररिस्ट कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। तो इंडिया वालों को इससे दिक्कत होगी। तो अगर इनके रिलेशन ख़राब होते हैं तो इससे हमारे इंडिया को इसका फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ दे रखी है। बाकी तो आप जानते हो अभी कुछ टाइम बाद ये चाइना जो है अच्छी फ्रेंडशिप भी कर लेगा इनके साथ। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एडिटोरियल है, ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉस द रेस टूवर्ड हर्ड इम्यूनिटी। ये बेसिकली कोविड-19 की इम्यूनिटी पावर के ऊपर है। कहा यह जा रहा है कि जैसे अभी जब थर्ड वेव आएगी तो उसके अंदर हमें वैक्सीनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या वैक्सीनेट होने से ही सारा काम हो जाएगा? द आंसर इज़ नो। अपनी बॉडी के अंदर जो नेचुरल इम्यूनिटी पावर है वो भी बूस्टअप होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन हो जाने के बाद भी, दोनों डोज लग जाने के बाद भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको कोविड-19 नहीं होगा क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी पावर कम है। दोस्तों, मैं एक बात बताना भूल गया, ऊपर जो बच्चों वाली जो वैक्सीन आई है, उस बच्चों वाली वैक्सीन में खास बात यह है कि वो डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। उसमें कोई भी निडल का यूज़ नहीं किया जाएगा और उसके अंदर 3 वैक्सीन के डोज होंगे। जैसे बाकी में आप कोवैक्सीन वगैरह देखते हो, स्पुतनिक 5 देख रहे हो, कोविशील्ड देख रहे हो, उनमें 2-2 वैक्सीन लगती है, वो भी निडल के थ्रू लगती है। जो ऊपर बच्चों वाली वैक्सीन है वो पहली ऐसी वैक्सीन है जो कि डीएनए बेस्ड है, जिसमें निडल का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये भी आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये वाला जो एडिटोरियल दे रखा है इसके अंदर क्या है कि इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए आप सिर्फ कोविड-19 के जो डोजेज हैं उन पर डिपेंड ना रहे, बल्कि नेचुरली अपने खान पान को इस तरह से अच्छा रखें कि आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो बूस्टअप होती रहे। ठीक है, तो और ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो यूएस की एक लैब है जिसने न्यूक्लियर फ्यूज़न एनर्जी का इन्वेंशन किया है। दोस्तों, वही बात है कि जैसे जैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन पे जा रहे हैं, तो हम कई ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिल सके। आप जानते हो बिजली बनाने के लिए जैसे जेनको कंपनी होती है, ठीक है, तो जेनको कंपनी क्या करती है, बिजली बनाने के लिए हाइड्रो पावर प्लांट का यूज़ करती है, न्यूक्लियर पावर का। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइज माना जाता है, जिसके अंदर जो पॉल्यूशन लेवल है वो ना के बराबर होता है। और इसमें क्या होता है, केमिकल को रिएक्शन करवा के उससे बिजली को बनाया जाता है। तो यहाँ पर यूएस की एक लैब ने इस तरह का कोई एक न्यूक्लियर फ्यूज़न बनाए जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है 0% एनवायरनमेंट को अफेक्ट किए हुए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए, इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो एक एडिटोरियल आया कि रेनफॉल जो ग्रीनलैंड के अंदर है वो हुई है पहली बार। अब आप कहोगे सर रेनफॉल हुई है, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है? बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं ग्रीनलैंड की बात करूँ तो ग्रीनलैंड में कभी रेनफॉल नहीं होती बल्कि स्नोफॉल होती है। वहाँ पे इतना ठंडा इन्वायरमेंट पाया जाता है कि वहाँ पर बर्फ़ की सिल्लियाँ जमती हैं। सोच के देखो कि अगर वहाँ पर रेनफॉल हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो रेन जो है वो आइस नहीं बन पाई या वो मेल्ट हो गई। तो रीज़न क्या है इसका? ओजोन डिपल्शन, ग्लोबल वार्मिंग। क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोगों ने अपने एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा हार्श किया है। मतलब हमने अपनी इकॉनमी को बढ़ाने के लिए खूब सारी फैक्ट्री सेटअप की। जैसे अगर मैं चाइना की बात करूं, यूएस की बात करूं, यूके की बात करूं, इन लोगों ने क्या किया, अपनी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए दबा के प्रोडक्शन किया और वो भूल गए कि प्रोडक्शन करने से जो पोल्यूशन निकल रहा है उसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो उन्होंने कभी नहीं सोचा, जिसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड में किस तरह से पहली बार जो है वो बारिश हुई है। बारिश का मतलब क्या है कि जो आइस फॉल होनी चाहिए वो बारिश में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब जो वो कण है वो पानी में कन्वर्ट हो गए, मेल्ट हो गए। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप जानते हो जब बारिश होगी तो जब वो पड़ेगी आइस में, आइस स्लैब्स के ऊपर, तो वो आइस को मेल्ट करेगी तो ओशियंस, ग्लेशियर्स वगैरह पिघलने शुरू होंगे। तो जो सी का लेवल है वो बढ़ेगा, तो बाढ़ जैसी समस्या, मतलब कई सारी जो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है उस पर ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो ये बात है आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो ऑयल प्राइस की बात बोली गई है कि ऑयल प्राइस जो है वो इंडिया में किस तरह से हाइक करें। अभी कल ही की बात है, निर्मला सीतारमन जी ने अपनी एक स्टेटमेंट दी है कि आने वाले टाइम के अंदर ऑयल की जो प्राइस है, जो क्रूड ऑयल है, वो क्योंकि महंगा हो रहा है इस वजह से जो ऑयल की प्राइस है वो बढ़ने वाले। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक साल में कितनी बार ऑयल की जो प्राइसेस है वो बढ़े हैं।
ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए जिनके पास लो लेवल ऑफ इनकम है। क्योंकि देखो पता है क्या होता है कि जब ऑयल महंगा होता है ना, पेट्रोल महंगा होता है, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ पेट्रोल यानी गाड़ियों पर नहीं होता, बल्कि इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट सभी चीज़ों के ऊपर होता है। सोच के देखो, अगर मेरे घर कोई सामान आ रहा है या कोई सब्जी भी आ रही है, तो अगर वो सब्जी ट्रैक्टर के थ्रू आ रही है, ट्रक के थ्रू आ रही है, तो वो ट्रक की जब कॉस्टिंग बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी तो बढ़ जाएगी ना। तो मेरे लिए वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। भले ही मैं ट्रक से ना मंगा रहा हूँ, लेकिन जो मेरा सप्लायर है अगर वो ट्रक से मंगा रहा है उसको महंगा पड़ेगा, तो वो मुझे भी तो महंगा बिकेगा ना। तो देखो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हम लोगों पर ही पड़ता है। तो प्राइस को लेकर ये ब्लेम किया जा रहा है कि हर महीने ही प्राइस जो है फ्यूल के वो बढ़ाए जा रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले सिलेंडर के प्राइस भी 2 बार बढ़ाए जा चुके हैं। अभी रिसेंटली जो है इफेक्टिव प्राइस 18 अगस्त से लागू हो चुके हैं कि जो अनसब्सिडाइज वाले सिलेंडर है उनकी प्राइस जो है 25 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। तो अब देख सकते हैं किस तरह से महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं तो कहूँगा कि ये जो इंडिया में अभी इन्फ्लेशन चल रही है ना, दैट इज़ स्टैग इन्फ्लेशन। इकॉनमी की ग्रोथ रेट रुकी पड़ी है और इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर ये अब तो भाई है अफगानिस्तान को लेकर न्यूज़ है जो बार बार होती है, तो हम इस पर उतनी ही चर्चा करेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है और जो नई है। ठीक है, तो गाइज आज के न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर में हम इतना ही रखते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, कोई सजेशन देना चाह रहे हो, तो बिल्कुल आप हमें सजेशन दिया करो, क्योंकि आपके सजेशन के हिसाब से हम चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पीस आउट।